गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे चैप्टर 31 हेवी मेटल्स एंड मेटल एंटागोनिस्ट्स का पार्ट 1। तो फर्स्ट हम देखते हैं लीड। तो लीड जो है ये भी हेवी मेटल्स में आता है। तो हेवी मेटल्स क्यों इम्पॉर्टेंट है वो फर्स्ट हम देख लेते हैं। हेवी मेटल सॉल्ट्स आर करंटली ऑफ इंटरेस्ट मेनली फ्रॉम टॉक्सिकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये जो हेवी मेटल्स होते हैं, अगर हमारा प्रोडक्ट में या फिर कोई भी ड्रग ले रहे हैं या फिर कोई फूड ले रहे हैं जिसमें अगर हेवी मेटल उसका लिमिट से ज़्यादा रहता है तो वो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करता है, हम में टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करता है और जिसके इफ़ेक्ट जो है बहुत ही डेंजरस हो सकते हैं। इसमें एक्यूट पॉइजनिंग भी हो सकता है, क्रोनिक पॉइजनिंग भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है आप कितना समय के लिए, कितना क्वांटिटी आपका बॉडी में हेवी मेटल्स जा रहा है। ये टोटल चीज़ें डिपेंड करता है कि आपको एक्यूट पॉइजनिंग हुआ है या फिर क्रोनिक पॉइजनिंग हुआ है। तो ये जो है हम क्यों पढ़ रहे हैं हेवी मेटल, क्योंकि ये जो है टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करता है हमारे बॉडी के अंदर। तो लीड जो है ये बहुत ही रेयरली यूज होता है मेडिसिन में, बट वेरियस इंडस्ट्री जो है इसको बहुत ज़्यादा यूज करती है, जिसके वजह से ह्यूमन बॉडी में इसका टॉक्सिसिटी होने का चांसेस हो सकता है और जिसके वजह से लीड पॉइजनिंग एक्यूट लेवल का या फिर क्रोनिक लेवल का होने का चांसेस है। लीड कंपाउंड्स आर एब्जॉर्ब फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट ऑन इनहेलेशन एंड थ्रू स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। तो ये लीड जो होता है एक तो ओरली फ्रॉम जीआई ट्रैक्ट और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से भी एब्जॉर्ब होता है। अगर हम ऐसे एनवायरनमेंट में जा रहे हैं जहाँ पे एयर में लीड है तो वाया इनहेलेशन भी ये एब्जॉर्ब होता है, थ्रू स्किन भी ये एब्जॉर्ब होता है और म्यूकस मेम्ब्रेन से भी ये एब्जॉर्ब होता है। मीन्स ये इतना छोटा होता है कि ये कौन से भी लेयर से पास होता है। तो ऑन एब्जॉर्प्शन लीड ऑक्यूमुलेट इन ब्रेन एंड बोन्स। तो ये जब एब्जॉर्ब होता है जीआई ट्रैक्ट से, हमारा इनहेलेशन से या स्किन से, म्यूकस मेम्ब्रेन से, तो ये जो है ये सीधा जाके ऑक्यूमुलेट और बैठ जाता है हमारे ब्रेन में एज वेल एज बोन में। तो ये कॉन्सेंट्रेट होता है ब्रेन में और बोन्स में। एक्यूट लीड पॉइजनिंग इज रेयर। तो ये इसका जो एक्यूट पॉइजनिंग है ये बहुत ही रेयर है, बट क्रोनिक पॉइजनिंग ये फ्रिक्वेंटली होता है जिसे प्लम्बिज्म भी बोलते हैं। तो लीड पॉइजनिंग क्रोनिक फॉर्म में है, उसे हम प्लम्बिज्म भी बोलेंगे। अगर आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली आप इसे प्लम्बिज्म लिख सकते हैं। तो क्रोनिक लीड पॉइजनिंग को हम बोलेंगे प्लम्बिज्म। इसके बाद इसके टॉक्सिक इफेक्ट हम देख लेते हैं। तो टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ लीड आर ड्यू टू इरिवर्सिबल इनहिबिशन ऑफ सेलुलर एंजाइम्स कंटेनिंग सल्फाहाइड्रिल ग्रुप। तो ये जो लीड होता है, लीड क्या करता है, ये सेलुलर एंजाइम जिनके अंदर सल्फाहाइड्रिल ग्रुप जो होता है, सल्फाहाइड्रिल ग्रुप, ऐसे एंजाइम के अंदर ये अपना एक्शन दिखाता है। वो सेलुलर एंजाइम पे ये जाके बैठ जाता है और उसका एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। अब ये एंजाइम का एक्टिविटी भी जो है ये इरिवर्सिबली इनहिबिट करता है। मीन्स ये परमानेंटली वो एंजाइम से जाके बाइंड हो जाता है, सल्फाहाइड्रिल ग्रुप जो भी है वहाँ पे लीड जाके बैठ जाएगा और वो एंजाइम के एक्टिविटी को इरिवर्सिबली इनहिबिट कर देगा। इसके सिम्टम आते हैं परसिस्टेंट मेटालिक टेस्ट इन माउथ। तो जिसको भी लीड टॉक्सिसिटी और लीड पॉइजनिंग हुआ है तो उसका जो माउथ है उसमें मेटालिक टेस्ट रहेगा। पर उसके अलावा एनोरेक्सिया मीन्स उसे भूख नहीं लगेगी। कॉन्स्टिपेशन मीन्स जो जीआई ट्रैक्ट है उसका जो मोटिलिटी है, पेरिस्टाल्टिक मोटिलिटी, वो कम हो जाएगा, जिसके वजह से जो फेकल मटेरियल है और अनडाइजेस्टेड फूड है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट का, वो बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होगा। इसके अलावा कोलिक पेन। तो कोलिक पेन जो है, कोलॉन जो है लार्ज इंटेस्टाइन, तो लार्ज इंटेस्टाइन में भी पेन ये प्रोड्यूस करेगा। तो ये इसके सिम्टम्स है। इसके अलावा देयर इज अपीयरेंस ऑफ लीड लाइन ऑन गम्स।
विच इज ब्लू ब्लैक इन कलर। तो जिन्हें लीड टॉक्सिसिटी हुआ है उनके गम्स में एक लीड का लाइन बन जाएगा जो कि ब्लूइश ब्लैक इन कलर होगा। मीन्स आप इमेजिन कर सकते हैं ब्लू को थोड़ा सा ब्लैकिश करेंगे तो ऐसा कलर जो है वो गम्स पे दिखेगा आपको। इसके अलावा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे भी लीड पॉइजनिंग का इफेक्ट है। क्यों है? क्योंकि जो भी एब्जॉर्ब होता है लीड वो एक तो ब्रेन में जाता है या फिर बोन में जाता है। तो ब्रेन में जाने के बाद इसमें जो है एक तो एक्साइटमेंट प्रोड्यूस करेगा ब्रेन में या फिर डिप्रेशन प्रोड्यूस करेगा। हेडेक मीन्स सरदर्द प्रोड्यूस करेगा। नौशिया मीन्स आपका जी मचलना। नौशिया के बाद वोमिटिंग होता है तो नौशिया प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद वर्टिगो मीन्स लाइक सर चकराना जिसे हम बोलते हैं वो होगा। और उसके अलावा लीड एन्सेफेलोपैथी मीन्स ब्रेन को डैमेज करने का जो है ये लीड जो है काम करेगा, उसे ही लीड एन्सेफेलोपैथी हम बोलेंगे। इसके बाद स्केलेटल मसल्स पे भी लीड जो है ये टॉक्सिक इफेक्ट और हैजर्डस इफेक्ट शो करता है, जिसके वजह से जो स्केलेटल मसल्स है उसमें वीकनेस आता है और वीकनेस आने के बाद उसमें थकान जो है और फटीगनेस जो है ये भी बढ़ाता है अगर कोई पर्सन को लीड का टॉक्सिसिटी और पॉइजनिंग हुआ है। उसके बाद जो मोटर न्यूरॉन्स है उसमें भी डीजनरेटिव चेंजेस ये लीड प्रोड्यूस करता है, जिसके वजह से जो भी पेशेंट को लीड पॉइजनिंग हुआ है उसमें पैरालिसिस हो जाता है, मीन्स पैरालिसिस अटैक आ जाता है। फीमेल्स में अगर लीड पॉइजनिंग हुआ है तो उन्हें मेंस्ट्रुअल साइकिल का इरेगुलरिटी या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एक्सेसिव ब्लड लॉस ये दोनों चीज़ें होता है। तो जो भी फीमेल को लीड पॉइजनिंग होता है उसे डिसमेनोरिया और अमेनोरिया भी होता है, जिसमें उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो उसका जो पीरियड है उसमें इरेगुलरिटी आता है या फिर अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल दिखाई देता है। कुछ कुछ केसेस में स्टेरिलिटी भी आ जाता है फीमेल्स में ड्यू टू लीड टॉक्सिसिटी। अब हम लीड टॉक्सिसिटी पे ट्रीटमेंट देखते हैं। तो फर्स्ट तो हमारा ट्रीटमेंट रहेगा डीकंटेमिनेशन। तो डीकंटेमिनेशन जैसा ही पेशेंट को पता चलता है कि भाई उसे लीड टॉक्सिसिटी हुआ है तो हमारा पहला काम है कि वो पेशेंट को हमें फर्दर एक्सपोजर से बचाना है लीड के। तो जो लीड है लीड का पॉइजनिंग अवॉइड करने के लिए फर्स्ट है डीकंटेमिनेशन। तो वो पेशेंट जो भी है जिसे लीड टॉक्सिसिटी और लीड पॉइजनिंग हुआ है उसे हमें पहले वो एरिया से निकालना है जहां पे ओवर एक्सपोजर ऑफ लीड हो रहा है। उसके बाद लीड जो है ये स्केलेटन में जाके बैठता है, स्पेशली बोन में जाके बैठता है। The rate of excretion of lead may be accelerated to some extent by the administration of parathyroid hormone। तो पहले तो हम पेशेंट को जहाँ पे भी लीड का पॉइजनिंग हो रहा है, जो भी एरिया में पॉइजनिंग हो रहा है वहाँ से आइसोलेट कर लेंगे, वहाँ से बाहर निकालेंगे। आफ्टर दैट जो भी लीड उसका बॉडी में गया है वो स्केलेटन और बोन्स में जाके ऑक्यूमुलेट हो जाएगा। तो वहाँ से बाहर निकालने के लिए उसे हम पैराथायराइड हार्मोन देंगे। तो पैराथायराइड हार्मोन क्या करेगा कि जो स्केलेटन में लीड ऑक्यूमुलेट होके है उसे बाहर निकालने का काम करेगा। इसके अलावा द रिलीफ ऑफ लीड कोलिक में बी ऑब्टेन्ड बाय इंट्रावेनस इंजेक्शन ऑफ 10% सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो लीड पॉइजनिंग की वजह से जो कोलिक पेन हुआ है वो कोलिक पेन को कम करने के लिए इंट्रावेनस इंजेक्शन दिया जाता है 10% सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम ग्लूकोनेट का। और उसके बाद जो है पैराथायरॉयड और एसिडिफाइंग सॉल्ट दिया जाता है टू एक्सक्रीट और टू मोबिलाइज द लीड। तो ये भी ट्रीटमेंट यूज करते हैं। ड्यूरिंग थेरेपेटिक मोबिलाइजेशन कोलिक पेन नहीं होता है। उसके बाद
स्पेसिफिक एंटीडोट भी देते हैं। BAL इंक्रीजेज द एक्सक्रीशन ऑफ लीड फ्रॉम द बॉडी टेम्पररली। तो BAL क्या होता है? ब्रिटिश एंटी लेविसाइड, ब्रिटिश एंटी लेविसाइड इसे बोलते हैं, और डाइमर कैप्रोल भी इसे बोलते हैं। तो डाइमर कैप्रोल का ही दूसरा नाम है ब्रिटिश एंटी लेविसाइड। तो ये क्या करता है, जो लीड है बॉडी में उसको एक्सक्रीट करने का काम करता है, बट ये टेम्पररीली ही काम करता है, इसलिए ये क्लिनिकली जो है इनसिग्निफिकेंट है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लीड पॉइजनिंग। तो लीड पॉइजनिंग के लिए इतना कुछ कारागर ड्रग ये नहीं है। इसके अलावा जो चिलेटिंग एजेंट्स होते हैं, स्पेशली EDTA, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड जिसे हम बोलते हैं, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज होने वाला चिलेटिंग एजेंट जो है EDTA है, जिसे हम इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड बोलेंगे। ये भी एज अ एंटीडोट दिया जाता है इन केस ऑफ लीड पॉइजनिंग। तो ये हो गया ट्रीटमेंट। अब हम आते हैं नेक्स्ट हेवी मेटल आर्सेनिक पे। इन्वॉल्वमेंट ऑफ आर्सेनिक कंपाउंड इन थेरापेटिक्स इज ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ओनली। तो आर्सेनिक कंपाउंड जो है ये मोस्टली यूज होते हैं, जैसा कि अभी कोरोना टाइम में भी आर्सेनिक कंटेनिंग कंपाउंड था जो कि होम्योपैथिक में दिया जाता था, और शायद से आर्सेनिक एल्बम कुछ था, तो वो भी जो है आर्सेनिक कंटेनिंग कंपाउंड था जो कि होम्योपैथिक में दिया जाता था। तो ऐसे जो है आर्सेनिक कंटेनिंग कंपाउंड और ड्रग ये यूज़ करते हैं मेडिसिन में, बट कभी कभी ये जो कंपाउंड है ये भी टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करते हैं अगर इसका बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में यूज़ किया गया और इसका जो एक्सक्रीशन है वो हमारे बॉडी से प्रॉपरली हुआ नहीं तो। इसके अलावा अगर हम एक्सीडेंटली कोई आर्सेनिक कंटेनिंग कंपाउंड्स के कांटेक्ट में आ गए तो भी हमें आर्सेनिक पॉइजनिंग और आर्सेनिक टॉक्सिसिटी हो सकता है। तो जस्ट लाइक लीड, इट ऑल्सो इनिबिट मेटाबोलिकली इंपॉर्टेंट एंजाइम बाय कंबाइनिंग विद देयर सल्फाहाइड्रिल ग्रुप। तो ये भी जो है मेटाबॉलिकली इंपॉर्टेंट एंजाइम को इनिबिट करने का काम करते हैं। तो आर्सेनिक क्या करता है, जो एंजाइम का सल्फाहाइड्रिल ग्रुप है उसके साथ कंबाइन हो जाता है और उसका जो एंजाइम का मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है उसे इनिबिट कर देता है। तो उसके वजह से जो भी फंक्शन है वो एंजाइम का, वो एंजाइम परफॉर्म नहीं कर पाता और अल्टीमेटली हमें आर्सेनिक पॉइजनिंग हो जाता है और उसके रिलेटेड सिम्टम्स देखने मिलते हैं। इन एक्यूट पॉइजनिंग गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एंड सेरिब्रोस्पाइनल सिम्टम्स आर प्रोमिनेंट। तो इसका जब एक्यूट पॉइजनिंग होता है तो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल और सेरिब्रोस्पाइनल सिम्टम ये हमेशा दिखते हैं। इसमें आता है नॉशिया, इपीगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस, वोमिटिंग, डायरिया आर द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम। तो ये जो है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम हमें एक्यूट पॉइजनिंग में दिखते हैं। इसके अलावा देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन द स्टूल। तो जो भी मटेरियल और जो फेकल मटेरियल है पेशेंट के बाहर निकलता है और एक्सक्रीट होता है तो वो स्टूल में ब्लड भी निकलता है। जो भी पेशेंट को आर्सेनिक पॉइजनिंग हुआ है उनके स्टूल में ब्लड भी निकलता है। तो ये भी इंडिकेट करता है कि वो पेशेंट को में भी आर्सेनिक पॉइजनिंग हुआ है। इसके अलावा हेडेक, सर दर्द, वर्टिगो, सर चकराना, डिप्रेशन ऑफ सर्कुलेशन, जो सर्कुलेशन है ब्लड सर्कुलेशन उसमें डिप्रेशन हो जाना, उसके अलावा मेंटल कन्फ्यूजन, ये सेरिब्रोस्पाइनल इफेक्ट है। तो इन एक्यूट पॉइजनिंग दो इफेक्ट दिखते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल और सेरिब्रोस्पाइनल इफेक्ट। इसके बाद जब ये फर्दर नेक्स्ट स्टेज पे जाता है तो इसमें कन्वल्जन, कोमा और डेथ होने के भी चांसेस है। तो ये एक्यूट पॉइजनिंग से क्रोनिक स्टेज में भी जा सकता है जहाँ पे पेशेंट को कन्वल्जन्स मीन्स झटके आ सकते हैं, मीन्स कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स हो सकता है उसका, जिसके वजह से उसका शरीर जो है वो शिवरिंग करने लग जाएगा।
उसके बाद वो कोमा में जा सकता है और फाइनली उसका डेथ हो सकता है। तो इसका जो फेटल डोज है जिसके वजह से पेशेंट का डेथ हो सकता है, तो आर्सेनिक का फेटल डोज है 120 टू 200 mg। ठीक है, तो ये भी आर्सेनस ऑक्साइड फॉर्म में होना चाहिए। तो आर्सेनस ऑक्साइड फॉर्म में जो है 120 टू 200 mg अगर कोई पेशेंट कंज्यूम कर लेता है तो उसे अल्टीमेटली कोमा या फिर डेथ भी हो सकता है। अब हम आते हैं ट्रीटमेंट पे। तो इसके लिए प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट ज़रूरी है। जैसा ही हमें पता चलता है और जो भी डॉक्टर है उसे पता चलता है कि पेशेंट को आर्सेनिक पॉइजनिंग हुआ है, तो उसने प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट करना चाहिए। फर्स्ट है गैस्ट्रिक लैवेज। तो गैस्ट्रिक लैवेज में क्या होता है कि जो भी आर्सेनिक कंपाउंड है स्टमक के अंदर वो फर्स्ट रिमूव करने का काम करते हैं। तो गैस्ट्रिक लैवेज एक फ्लूइड होता है जो डॉक्टर देता है पेशेंट को, जिसकी वजह से वो स्टमक में जो भी आर्सेनिक कंपाउंड है वो वॉश हो जाता है। तो आर्सेनिक पॉइजनिंग में फर्स्ट ट्रीटमेंट है और फर्स्ट स्टेप है गैस्ट्रिक लैवेज। उसके बाद ये गैस्ट्रिक लैवेज में कौन सा चीज दिया जाता है, तो इसमें दिया जाता है फेरिक ऑक्साइड या फिर यूनिवर्सल एंटीडोट। फेरिक ऑक्साइड देते हैं या फिर यूनिवर्सल एंटीडोट। तो फेरिक ऑक्साइड आपको तो पता है, यूनिवर्सल एंटीडोट बोलते हैं एक्टिवेटेड चारकोल को। तो जो चारकोल होता है, चारकोल में बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होता है कोई भी पॉइजनस कंपाउंड को एब्जॉर्ब करने की, और उसका जो है एब्जॉर्ब कर लेता है चारकोल, और फर्दर उसका जो है कंटेमिनेशन बॉडी में होने नहीं देता। उसके बाद स्पेसिफिक एंटीडोट में BAL, इससे पहले बता चुका हूँ, ब्रिटिश एंटी लिवसाइड, जिसे हम डाइमर कैप्रोल भी बोलते हैं। तो ये दिया जाता है 3 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से। तो ये जो है डाइमर कैप्रोल आफ्टर गैस्ट्रिक लेवेज ये एज ए एंटीडोट दिया जाता है, और ये भी कौन से प्रोपोर्शन में दिया जाता है, 3 mg पर kg बॉडी वेट। तो बॉडी वेट अगर उसका 80 है तो 80 इंटू 3 करेंगे, उतना डोज वो पेशेंट को देंगे। और ये कितना फ्रीक्वेंसी में देना है, एवरी 3 आवर में। एवरी 3 आवर्स में ये 3 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से डाइमर कैप्रोल पेशेंट को देना है। इट फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स विथ आर्सेनिक विच इज एक्सक्रीटेड इन यूरिन। तो ये जो डाइमर कैप्रोल है ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है जो भी आर्सेनिक पेशेंट के बॉडी के अंदर है, और उसे वाया यूरिन बाहर निकालता है। उसके बाद इंट्रावेनस फ्लूइड दिया जाता है टू कंपनसेट डिहाइड्रेशन। तो आर्सेनिक पॉइजनिंग की वजह से पेशेंट को जो भी फ्लूइड लॉस हुआ है और डिहाइड्रेशन हुआ है, या फिर ड्यूरिंग ट्रीटमेंट उसको यूरिनेशन फ्रिक्वेंटली हो रहा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए जो है इंट्रावेनस फ्लूइड भी दिया जाता है, जिसके वजह से डिहाइड्रेशन कंडीशन को रिहाइड्रेट कर सके। उसके बाद अगर उसे कोई पेन हो रहा है तो मॉर्फिन दिया जाता है, जिसके वजह से उसे कोई पेन ना हो। तो टू कंट्रोल पेन मॉर्फिन में भी एडमिनिस्टर्ड। तो ये जो ट्रीटमेंट है ये है आर्सेनिक का पॉइजनिंग में। जो भी पेशेंट को आर्सेनिक पॉइजनिंग होता है उसमें ये ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो फर्स्ट गैस्ट्रिक लेवेज दिया जाता है, जिसके वजह से जो स्टमक में जितना भी आर्सेनिक है वो फ्लश किया जाता है। इसके लिए फेरिक ऑक्साइड दिया जाता है या फिर यूनिवर्सल एंटीडोट दिया जाता है। उसके बाद स्पेसिफिक एंटीडोट दिया जाता है, जिसमें BAL और डाइमर कैप्रोल जो है 3 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से एवरी 3 आवर्स में दिया जाता है। उसके बाद डिहाइड्रेशन हो गया है पेशेंट को, तो उसको कंपनसेट करने के लिए इंट्रावेनस फ्लूइड दिया जाता है, जिसके वजह से उसका हाइड्रेशन लेवल मेंटेन हो सके। और फाइनली जो है अगर उसे पेन हो रहा है तो मॉर्फिन दिया जाता है टू कंट्रोल द पेन। अब हम देखते हैं क्रोनिक पॉइजनिंग ऑफ
आर्सेनिक। तो ये जो पहले का हमने ट्रीटमेंट देखा है ये एक्यूट पॉइजनिंग ऑफ आर्सेनिक है, और क्रोनिक पॉइजनिंग ऑफ आर्सेनिक में भी सेम ही ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसके जो सिम्टम्स है थोड़े डिफरेंट है, डिफरेंट नहीं बोल सकते, मोर और लेस सेम ही है, हमने एक्यूट में डिस्कस किया था। बट क्रोनिक में हम फिर से एक बार देख लेते हैं। इसमें एनोरेक्सिया है, वो भी एक्यूट में था, डायरिया भी एक्यूट में था, इजी फटिगेबिलिटी वो भी था, रनिंग ऑफ आइज एंड नोज, सेंस ऑफ फुलनेस ऑफ हेड, स्किन रैश, ब्रिटल नेल्स, फॉलिंग ऑफ हेयर्स, कन्वर्जन, कोमा एंड डेथ। तो कन्वर्जन, कोमा एंड डेथ ये लास्ट स्टेज है जब आर्सेनिक का क्रोनिक पॉइजनिंग हो जाता है। तो आइज और नोज में से कंटिन्यूसली पानी निकलेगा, हेड जो है ये भारी लगने लगेगा, सर भारी लगना, स्किन रैशेस आएगी, जो नेल्स है नाखून जो है वो एकदम ब्रिटल हो जाएंगे, इजीली टूटने लगेंगे, हेयर फॉल होने लगेगा, और फाइनली जो है कन्वर्जन, कोमा और डेथ होगा इन केस ऑफ क्रोनिक पॉइजनिंग ऑफ आर्सेनिक। तो इसका ट्रीटमेंट भी सिमिलर है जैसा एक्यूट पॉइजनिंग में दिया जाता है। अभी नेक्स्ट आते हैं हम मर्क्यूरी पे। तो मर्क्यूरियल कंपाउंड्स आर यूज्ड एज डायूरेटिक, परगेटिव एंड एंटीसेप्टिक। तो मर्क्यूरियल कंपाउंड जो है और मर्क्यूरियल कंपाउंड कंटेनिंग ड्रग जो है ये मोस्टली डायूरेटिक्स करके यूज होते हैं, परगेटिव करके यूज होते हैं और एंटीसेप्टिक्स करके यूज होते हैं। इसके अलावा एंटीसिफेलेटिक रिमिडी करके भी इसको यूज करते हैं। मर्क्यूरी अक्यूमुलेट्स इन द सिफेलेटिक लाइसेंस। तो सिफेलेटिक लाइसेंस जो होते हैं और जो स्किन डैमेज होता है वहाँ पे मर्क्यूरी जो है वो अक्यूमुलेट होता है, और वहाँ अक्यूमुलेट होने के बाद क्या करता है, वहाँ का जो ऑर्गन्स और जो भी पार्ट में सिफेलेटिक लीसन्स हुआ है वहाँ के जो सेल्स है वहाँ का डेवलपमेंट को वो इनिबिट करने का काम करता है। अब ये इनिबिट क्यों करता है? ड्यू टू क्रोनिक मर्क्यूरियलिज्म। क्रोनिक मर्क्यूरियलिज्म इसके वजह से, क्योंकि सिफेलेटिक लीसन्स में जो है ये मर्क्यूरी अक्यूमुलेट होता है, जिसके वजह से वहाँ पे जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मर्क्यूरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और इसके वजह से जो ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट है वो इनिबिट हो जाता है। इसलिए जो है दिस मेटल हैज लॉस्ट इट्स इंपॉर्टेंस इन एंटीसिफेलेटिक थेरेपी। तो जो भी ड्रग है जिसमें मर्क्यूरी है ऐसे ड्रग्स को बहुत कम यूज करते हैं एज अ एंटीसिफेलेटिक थेरेपी। तो मेन रीज़न वही है कि ये अक्यूमुलेट होता है जहाँ पे भी सिफेलेटिक लीसन्स होते हैं, और वहाँ पे ये जो है ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट को इनिबिट और स्टॉप कर देता है। इसीलिए इसको एज अ एंटीसिफेलेटिक थेरेपी में यूज़ नहीं करते हैं, और मर्क्यूरी कंटेनिंग ड्रग जो भी है उसको एंटीसिफेलेटिक थेरेपी में यूज़ नहीं करते। इसके अलावा द एक्शन ऑफ मर्क्यूरी एज एग्जिबिटेड बाय इट्स डायूरेटिक, परगेटिव एंड एंटीसेप्टिक इफेक्ट हैज बीन एस्क्राइब्ड टू इट्स कैपेसिटी टू इनहिबिट सल्फाहाइड्रिल एंजाइम। तो इसका जो एक्शन है मर्क्यूरी कंटेनिंग कंपाउंड्स का और मर्क्यूरी कंटेनिंग ड्रग्स का, ये सेम लीड और आर्सेनिक जैसा ही है। तो ये क्या करते हैं, मर्क्यूरी भी सल्फाहाइड्रिल ग्रुप जो होता है एंजाइम्स का उसके साथ बाइंड होके एंजाइम की एक्टिविटी को इनिबिट करता है, और उसी की वजह से वो डायूरेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, परगेटिव प्रॉपर्टी शो करता है, इसके अलावा एंटीसेप्टिक इफेक्ट भी शो करता है। तो द मर्क्यूरियल डायूरेटिक दस इंटरफेयर विद द सल्फाहाइड्रिल एंजाइम नेसेसरी इन ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। तो डायूरेटिक प्रॉपर्टी कैसा शो करता है, तो मर्क्यूरी क्या करता है, जो एंजाइम ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, स्पेशली सल्फाहाइड्रिल एंजाइम, तो उसके साथ मर्क्यूरी बाइंड हो जाता है, जिसके वजह से एंजाइम जो है इनहिबिट हो जाता है और ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, और इसके वजह से डायूरेसिस और यूरिन फ्लो
बढ़ जाता है। तो यही प्रॉपर्टी है मर्क्यूरियल कंपाउंड की, जिसके वजह से मर्क्यूरी कंपाउंड जो है डायूरेटिक, परगेटिव और एंटीसेप्टिक इफेक्ट शो करता है। द कैथेरेटिक एक्शन, और जिसे हम परगेटिव एक्शन भी बोलेंगे, ये कैसा शो करता है? तो ये शो करता है बाय एट्रीब्यूटेड टू इनिबिशन ऑफ एक्टिव एब्जॉर्प्शन प्रोसेस इन द बोवेल। तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन प्रोसेस जो होता है बोवेल का, उसको इनिबिट करता है मर्क्यूरी कंटेनिंग कंपाउंड और मर्क्यूरी कंटेनिंग ड्रग, जिसके वजह से परगेटिव एक्शन दिखता है। इसके अलावा इन हाई कॉन्सेंट्रेशन मर्क्यूरी कॉजेस डीनेचुरेशन एंड प्रेसिपिटेशन ऑफ प्रोटीन। तो अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन कोई पेशेंट ने ले लिया है मर्क्यूरी कंटेनिंग ड्रग का, तो ये क्या करता है? प्रोटीन का डीनेचुरेशन करता है, मीन्स जो नेचुरल प्रोटीन है उसका साइज और शेप को मॉडिफाई कर देता है मर्क्यूरी। इसके अलावा उसका प्रेसिपिटेशन भी कर देता है। तो ये है मर्क्यूरी के एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेजेस। टॉक्सिसिटी हम देखते हैं एक्यूट पॉइजनिंग में। इन एक्यूट पॉइजनिंग जनरली विथ परक्लोराइड ऑफ मर्क्यूरी, द माउथ एंड फेरिंग्स अपीयर्स एश ग्रे ड्यू टू प्रेसिपिटेशन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन। तो एक्यूट पॉइजनिंग में स्पेशली जो परक्लोराइड ऑफ मर्क्यूरी है, ये जो कंपाउंड है, इसमें एक्यूट पॉइजनिंग होता है, जिसमें जो फेरिंग्स और माउथ है उसका जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, वहाँ का जो प्रोटोप्लाज्म है वहाँ पे प्रेसिपिटेशन होता है, और ये प्रेसिपिटेशन का जो कलर होता है वो ऐश ग्रे कलर का होता है। तो माउथ और जो फेरिंग्स है वहाँ पे जब भी ये एक्यूट पॉइजनिंग होता है ड्यू टू मर्क्यूरी, तो वहाँ के म्यूकस मेम्ब्रेन का कलर ऐश ग्रे कलर का हो जाता है, और वहाँ पे जो है प्रेसिपिटेशन होता है प्रोटोप्लाज्म का। उसके बाद सीवियर पेन भी होता है। द स्टमक ऑल्सो सफर इन द सेम मैनर। तो जो माउथ है और फेरिंग से वहाँ पे भी सीवियर पेन होता है। इसके अलावा फर्दर स्टमक में भी जो है सेम मैनर में काम करता है मर्क्यूरी पॉइजनिंग। वहाँ पे भी ग्रे और ऐश ग्रे कलर अपीयर होता है म्यूकस मेम्ब्रेन पे ड्यू टू प्रेसिपिटेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, और स्टमक में भी पेन होता है। इसके अलावा इपिगैस्ट्रिक पेन, वोमिटिंग एंड डायरिया विच में बी ब्लड स्टेन आर कॉमन सिम्टम। तो इपिगैस्ट्रिक पेन भी होता है, वोमिटिंग और डायरिया भी जो है होता है, जिसमें ब्लड के स्ट्रेसेस मिलते हैं और स्टेन मिलते हैं, जो कि कॉमन सिम्टम है मर्क्यूरी पॉइजनिंग के। The patient generally succumbs to the shock and anhydramia caused by loss of fluid। तो जिसे भी मर्क्यूरी पॉइजनिंग होता है उसमें एनहाइड्रेमिया होता है और शॉक उसको लगता है ड्यू टू लॉस ऑफ फ्लूइड। टॉक्सिसिटी देख लेते हैं। In chronic poisoning, the damage is noticed in the eliminative lips tissue of the kidney and the alimentary canal। तो क्रोनिक पॉइजनिंग में जो है डैमेज होता है एलिमिनेटिव लिप टिश्यू ऑफ द किडनी। जो किडनी के एलिमिनेटिव लिप टिश्यूज होते हैं वहाँ पे डैमेज होता है, और ये डैमेज मर्क्यूरी करता है जब भी क्रोनिक पॉइजनिंग होता है। इसके अलावा एलिमेंट्री कैनल के जो टिश्यू है वहाँ पे भी ये डैमेज प्रोड्यूस करता है। अब इन द लैटर केस मीन्स डैमेज ऑफ एलिमेंट्री कैनल, द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक साइन इज स्टोमेटाइटिस विथ जिंजिवल स्वेलिंग, अल्सरेशन, ब्लू लाइन, लूजनिंग ऑफ द टीथ एंड मार्क्ड सलाइवेशन। तो जो लैटर केस है मीन्स एलिमेंट्री कैनल का जब डैमेज होता है तो उसमें कैरेक्टराइज साइन क्या है? स्टोमेटाइटिस विथ जिंजिवल स्वेलिंग। जो
जो माउथ में है स्वेलिंग आ जाता है, उसके अलावा अल्सर प्रोड्यूस होता है, ब्लू लाइनिंग आता है, जो टीथ है उसमें लूजनेस प्रोड्यूस होता है और सलाइवेशन भी बढ़ जाता है। तो ये हो गया क्रोनिक टॉक्सिसिटी। अब इस पे हम ट्रीटमेंट देख लेते हैं। तो इसमें भी गैस्ट्रिक लेवेज देते हैं 250 ml ऑफ 5% सोडियम फॉर्मेल्डिहाइड सल्फॉक्सिलेट सॉल्यूशन इसमें यूज किया जाता है। तो ये 250 ml 5% सोडियम फॉर्मेल्डिहाइड सल्फॉक्सिलेट सॉल्यूशन जो है ये पेशेंट को दिया जाता है टू रिमूव स्टमक मर्क्यूरी। जो भी स्टमक में मर्क्यूरी है उसको वॉश आउट करने के लिए ये गैस्ट्रिक लीवेज यूज होता है। उसके बाद एग अल्ब्यूमिन भी दे सकते हैं जो कि मर्क्यूरी के साथ मर्क्यूरी अल्ब्यूनेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। इसके बाद एक्टिवेटेड चारकोल 3 to 4 टेबलस्पून इन 50 ml वाटर दे सकते हैं, क्योंकि एक्टिवेटेड चारकोल ये यूनिवर्सल एंटीडोट है, तो ये मर्क्यूरी को एब्जॉर्ब कर सकता है और जो भी मर्क्यूरी है लोकली प्रेजेंट है उसे वो खींच लेगा और एब्जॉर्ब और एड्जॉर्ब कर लेगा और फर्दर उसे एक्सक्रीट करेगा बॉडी से। इन केस ऑफ नेफ्रोटॉक्सिसिटी टू कॉम्बैट एसिडोसिस सोडियम बाइकार्बोनेट इज गिवन इंट्रावेनसली। तो क्रोनिक टॉक्सिसिटी में नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो जाता है, मीन्स किडनी जो है डैमेज होती है, तो ऐसे कंडीशन में एसिडिक कंडीशन प्रोड्यूस होता है। तो वो एसिडिक कंडीशन से कॉम्बैट करने के लिए और टैकल करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन जो है ये इंट्रावेनसली दिया जाता है। और उसके बाद स्पेसिफिक एंटीडोट सेम BAL ब्रिटिश एंटी ल्यूसाइड जिसे हम डाइमर कैप्रोल बोलते हैं, इसे दिया जाता है एज ए एंटीडोट 3 mg पर kg बॉडी वेट। इससे पहले भी हमने देखा था एवरी 3 आवर्स में 3 आवर्स में ये डोज दिया जाता है, जिसके वजह से पेशेंट के बॉडी के अंदर का जो मर्क्यूरी है मर्क्यूरी लेवल कम होता है और पेशेंट का जो पॉइजनिंग है धीरे धीरे कम होने लगता है। तो यहाँ पे हमारा हेवी मेटल्स का पार्ट खत्म हो गया। अब इसके जो एंटागोनिस्ट है हम वो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।